आज सुनते हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण प्रेमचंद। सन 1917 में जब मैं प्रयाग के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में अंतेवासिनी थी, तब खड़ी बोली अपनी किशोरावस्था पार कर तारुण्य में पग रख चुकी थी। साहित्य की सभी विधाओं में लिखा जा रहा था। दद्दा मैथिली शरण हमारे सांस्कृतिक इतिहास को खड़ी बोली में पुनर्जन्म दे रहे थे। हरिऔध जी संस्कृत के वर्ण वृत्तियों में कृष्ण कथा को बांध रहे थे। प्रसाद निराला खड़ी बोली को बाह्य लचीलेपन के साथ आत्मा की नई संवेदनशीलता दे रहे। प्रेमचंद जी ने कथा को अय्यारी तिलस्म की कुतूहल भरी गलियों से निकालकर सामान्य जनजीवन के राजमार्ग पर खड़ा कर दिया था। मैंने भी ब्रजभाषा की समस्या पूर्ति छोड़कर खड़ी बोली में तुकबंदियां करनी आरंभ की थी और वे तत्कालीन स्त्री दर्पण, महिला मर्यादा आदि छोटी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी। सरस्वती जैसी पत्रिका में भेजने में मुझे संकोच होता था। तभी सन 1922 में चांद मासिक पत्र प्रकाशित हुआ, जिसकी संस्थापिका मेरी अध्यापिका श्रीमती विद्यावती सहगल और संपादक उनके पति श्री राम रख सिंह सहगल थे। विद्यावती जी चांद के प्रथम अंक से ही तुकबंदियों को प्रकाशित करने लगी। मेरी दीपक शीर्षक रचना छपने पर श्री प्रेमचंद जी ने संपादक के द्वारा एक प्रशंसात्मक पत्र भेजा। तब तक उनकी कई कहानियां मैं पढ़ चुकी थी और उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। इतने बड़े कथाकार को मेरी रचना पसंद आई, यह जानकर मुझे सीमातीत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। विद्यावती जी ने जब बताया कि वह प्रायः प्रयाग आते हैं और चांद कार्यालय में कुछ समय ठहरते हैं, तब उन्हें देखने के लिए मन का आकुल होना स्वाभाविक हो गया था। देखने का अवसर सन 1923 में आया। चांद का कार्यालय विद्यावती जी के बंगले के एक हिस्से में था। फाटक में प्रवेश करते ही अट्टहास की जिस ध्वनि ने मुझे विस्मय में डाल दिया था, उसे आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मैं भी बहुत हंसती थी और बचपन में तो हंसने के कारण अध्यापिकाओं से दंड भी मिलता था, क्योंकि उन्हें भ्रम हो जाता था कि मैं उन्हीं पर हंसती हूँ। बैठक खाने में सहगल जी के साथ बैठे हुए जिस व्यक्ति ने उठकर विद्यावती जी का अभिवादन किया, उसमें मुझे कोई आतंकित करने वाली असाधारणता नहीं मिली। साधारण धोती कुर्ते में कृष्ण शरीर, मझोला कद, उसी के अनुरूप कोमल हाथ पैर, सिर पर रुखे खड़े हुए से बाल, गोलाई लिए चौड़ा मुंह, प्रशस्त ललाट, घनी भौहें, कुछ तिरछी खींची हुई सी आंखें, जिनकी असाधारणता में एक अनिर्वचनीय साधारण धोती कुर्ते में आवेष्टित कृष्ण शरीर, मझोला कद, उसी के अनुरूप कोमल हाथ पैर, सिर पर रुखे खड़े हुए से बाल, गोलाई लिए चौड़ा मुख, प्रशस्त ललाट, घनी भौहें, कुछ तिरछी खींची हुई सी आंखें, जिनकी असाधारणता में एक अनिर्वचनीय आत्मीयता छलकी पड़ती थी। दोनों होठों पर आवरण सा डाले हुए घनी मूछें, जो मानो उनके अट्टहास को रोकने के प्रयत्न में हिलडुल कर अंत में असफलता में ठहर जाती थी। यही महादेवी हैं, जिनकी कविता आपको पसंद आई थी। विद्यावती जी के यह कहते ही उन्होंने अट्टहास के साथ कहा, बड़ी बातें लिखने वाली तुम तो इतनी छोटी हो। मेरे लिए भी हंसी रोकना कठिन था, अतः मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, छोटे ही तो बड़ी बातें समझते हैं, बड़ों को तो बड़ी बातें भी छोटी लगती हैं। वे तो जो कहते हैं छोटा हो जाता है। इस पर प्रेमचंद जी बहुत खूब क्या जवाब दिया कहकर हंसते रहे। उस प्रथम दर्शन ने ही छोटे बड़े की सब दूरियां पाट दी। वह हिंदुस्तानी अकादमी के सदस्य थे और प्रयाग की कई संस्थाओं से संबद्ध थे, अतः प्रायः आते रहते थे। प्रयाग शिवरानी जी का नैहर भी था, इसी से वह भी कभी कभी आ जाती थी। प्रेमचंद जी जब तक किसी मीटिंग में रहते, बहन शिवरानी जी मेरे पास रहती। वह बड़ी अनुशासन प्रिय थी और प्रेमचंद जी की सहयोगिनी होने के साथ साथ उनकी अभिभाविका का कर्तव्य भी निभाती थी। मेरा विश्वास है कि उनके अभाव में प्रेमचंद जी न इतना लिख पाते और न इतना हंस पाते। मेरी स्मृति के चित्रधार में प्रेमचंद जी के अनेक चित्र हैं, किंतु मेरी दृष्टि जिस पर बार बार ठहर जाती है, उसमें उनकी अद्भुत सरलता अमिट स्नेहिल रेखाओं में व्यक्त है। मई के अंत में जब प्रयाग में झुलसाने वाली धूप ढलना भूल जाती है और हर हराती हुई लपटों भरी हवा बहती है, तब किसी मीटिंग में सम्मिलित होने प्रेमचंद जी आए थे। मीटिंग दोपहर को समाप्त हुई, तब मुझसे मिलने वह विद्यापीठ पहुंचे। भक्ति उन्हें नहीं पहचानती थी, क्योंकि तब तक
उसने विशाल आकृति वाले निराला जी और लहराते केशों वाले पंत जी को ही देखा था। साधारण वेशभूषा वाले प्रेमचंद जी से उसने कहा, गुरुजी तो जरूरी काम कर रही हैं। अपनी आत्मीयता भरी निश्चल हंसी के साथ प्रेमचंद जी ने कहा, तुम तो कोई काम नहीं कर रही हो, बैठो कुछ अपनी कथा सुनाओ। भक्तिन तो हर समय श्रोता की खोज में ही रहती थी। फिर मेरे दरवाजे के सघन नीम के नीचे बेंच पर प्रेमचंद जी भी बैठ गए और नीचे भक्तिन ने आसन जमाया। तब माली, चौकीदार, चपरासी आदि भी आ गए और वहाँ ग्राम की चौपाल की सभा ही जुड़ गई। बड़ी देर बाद जब भक्तिन को खोजने मैं बाहर आई, तब मैं गर्मी में प्रेमचंद जी को बाहर बैठे देखकर मेरा मन क्षोभ से भर गया। मेरे यह कहने पर कि आपने सूचना न देकर मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, उत्तर मिला, यहाँ मुझे कहानी के लिए बहुत मसाला मिल गया है, न बैठता तो कैसे मिलता। तुम तो कविता लिखती हो, तुम्हारे पास कहानी कहाँ है? कहानी तो भक्तिन ही कह सकती है। उस दिन प्रेमचंद जी की शक्ति का जो रहस्य मुझे ज्ञात हुआ, उसे भूलना संभव नहीं है। कविता एकांत में लिखी जा सकती है। घास, फूल, तारे, निर्झर, नदी आदि भी कवि को गंभीर अनुभूति दे सकते हैं, परंतु कथाकार जब तक जीवन के कोलाहल भरे मेले में धंसकर अपने आप को भीड़ का अंग नहीं बना लेता, तब तक कहानी नहीं लिख सकता। आत्मरक्षा सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। वह अपने आप को भय आशंका से मुक्त करके जीवन यापन की सुविधा पा लेने को ही जीवन की सार्थकता मान लेता है। परंतु मानव समष्टि में ही ऐसे दुस्साहसी उत्पन्न हो जाते हैं जो आत्मरक्षा की प्राकृतिक लक्ष्मण रेखा पार कर भय आशंका की हर चुनौती स्वीकार करने और मृत्यु से आंखें चार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य मृत्यु के पदचिन्ह जैसी बर्फ की चट्टानों पर पैर रखते हुए, हिम नदी में डूबते उतराते हुए, तुषारावृत हिम शिखर पर क्षण भर खड़े रहने के लिए अपना समग्र जीवन दांव पर लगा देते हैं। ऐसे भी हैं जो धरती का सुरक्षित तथा सुख सुविधा भरा अंक छोड़कर और छोर रहित गर्जन भरे समुद्र पर हंसते हुए छोटी सी डोंगी लेकर पर्वताकार तरंगों के चक्रव्यूह में उतर पड़ते हैं और जिस धरती को छोड़ आए हैं उसी का छोटा अंश खोजने में जीवन लगा देते। ऐसे दुस्साहसी न उत्पन्न हो तो मानव जाति को अमरता पर से अपना दावा हटा लेना पड़े। उनका जीवन अभाव, अर्थ संकट के साथ साथ स्नेह रहित कठिन परिवेश में आरंभ हुआ था, परंतु उन प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनकी संवेदना को अधिक व्यापक तथा मानव प्रेम को असीम गहराई दी। वह चाहते तो शिक्षा विभाग में बैठे बैठे नए पुराने हो जाते और यथा समय पेंशन लेकर अवकाश का जीवन व्यतीत करते, परंतु उनकी जन्म कुंडली की लग्न में तो मानो 10वां ग्रह शौर्य पड़ा था, जिसके कारण न वह धनपत राय बनकर रह सकते थे, न कोई समझौता कर सकते थे। अमर कथा साहित्य की रचना के साथ साथ उन्होंने युग जीवन के सब पक्षों को स्पर्श किया, युग चेतना को प्रबुद्ध करने के लिए जागरण निकाला, भारतीय भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए हंस का प्रकाशन किया। यानी प्रेमचंद पत्रकारिता का धर्म भी निभा रहे थे और साथ में अलग अलग भाषाओं, बोलियों में रच रहे साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को भी वो जगह दे रहे थे। उनके विचारोत्तेजक निबंध, व्याख्यान आदि ने साहित्य, भाषा साहित्यकार का दायित्व, राजनीति जैसे विषयों की ओर पाठक और श्रोता का ध्यान ही नहीं आकर्षित किया, समाधान भी दिए हैं। वह गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे। उनके उपन्यास गांधी जी की विचारधारा की सजीव व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उसके उपरांत मार्क्स भी उनके चिंतन के केंद्र में रहे। गांधी जी का विश्वास था कि मनुष्य भीतर से अच्छा हो जाए तो उसके द्वारा निर्मित बाह्य व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। मार्क्स की मान्यता थी कि व्यवस्था अच्छी हो तो उसके भीतर मनुष्य अच्छा हो जाएगा। एक के विश्वास के केंद्र में मनुष्य का अंतर जगत है और दूसरे की मान्यता के मूल में मनुष्य की बाह्य व्यवस्था है, परंतु मानव की असीम करुणा और मंगल कामना की दृष्टि से मार्क्स ही गांधी जी के समीप हैं और गांधी जी ही कार्ल मार्क्स के निकट। वे एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, न कि उत्तर वरन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेमचंद जी से अनेक बार बात करके मैंने पाया कि इस सत्य को उन्होंने अपने अंतर्मन में गहराई से अनुभव किया है। उनकी दूरगामी दृष्टि ने अनेक संभाव्य यथार्थों को समय से पूर्व उन्हें अनुभव करा दिया था। एक बार मेरे यह प्रश्न पूछने पर कि वह उर्दू में प्रतिष्ठित हो चुके थे, फिर हिंदी में आने का क्या कारण था, उनका सहज उत्तर था, हिंदी ही स्वतंत्र भारत की भाषा हो सकती है। मैं उसी में
अपनी बात कहना चाहता हूँ। वह हिंदी में एक नवीन प्रवाह लाए, पर वह भारत की व्यापक धरती पर प्रवाहित हुआ। इसी से उनका साहित्य किसी संकीर्ण सीमा में नहीं बांधा जा सकेगा। आज भी विद्यापीठ में वही नीम का पेड़ है, बेंच भी वही है। आज भी फाटक से प्रवेश कर मैं कुछ क्षण उसी सघन छाया में ठिठक जाती हूँ। आज भी जब मैं अरैल के किसी मल्लाह के कच्चे घर के द्वार पर खड़ी होती हूँ, या पर्वतीय अंचल के किसी ग्राम की चीड़ की पत्तियों की छाई अंधेरी झोपड़ी में मुझे प्रवेश करना होता है, तब अग्रज प्रेमचंद जी के मुख की धुंधली रेखाएं मेरे मनोजगत में स्पष्ट होने लगती हैं। उनके साहित्य का दूसरा मूल स्वर है माँ भय डरो मत। और जो साहित्यकार अपने युग को अभय नहीं देता, वह किसी भी अन्याय से जूझने की शक्ति नहीं देता, और जो ऐसी अमोघ शक्ति नहीं देता, वह युग जीवन का संगी नहीं हो सकता, और उसके युगांतर तथा मानव संगी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बड़ी बात महादेवी वर्मा कह रही हैं कि साहित्यकार को निडर होना चाहिए, अन्याय से जूझने की शक्ति देनी चाहिए। ये काम निराला और मुक्तिबोध के यहाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के यहाँ, केदारनाथ सिंह के यहाँ दिखाई पड़ती है। तो खैर, प्रेमचंद जी का साहित्य ही कालजयी नहीं, वह स्वयं भी अपने जीवन से कालजयी हैं। आने वाली अनेक पीढ़ियां उनकी कई सतियां मनाएंगी। सतियां मतलब शताब्दी वर्ष। हमारी सती ने उन्हें पाया था, अतः हमारा प्रणाम पहली सती का प्रणाम। और इस प्रकार से लेखिका महादेवी वर्मा अपने समय के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी को नमन करती हैं, उनके भाव विचारों और अनुभवों को अपने संस्मरण में जगह देती हैं। तो साथियों, मिलेंगे किसी दूसरे संस्मरण में, फिर मिलते हैं।